नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बहुत उपयोगी साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। आप लगातार ये डिमांड करते रहे हैं कि इस बुलेटिन का पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल हो, तो अब से आप इस बुलेटिन की खबरों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए अमृत उपाध्याय 007 और उस पर रोज इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा। आइए खबरों की शुरुआत करें। हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इस साल की थीम डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखी गई है। गौरतलब है कि 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। देश की सांख्यिकी और इकोनॉमिक प्लानिंग में योगदान देने के लिए सरकार ने इस दिन को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के तौर पर मनाने का निर्णय किया था। पीसी महालनोबिस का जन्म साल 1893 में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इसके अलावा सांख्य नाम से जर्नल निकाला था। आपको बता दें कि भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने बताया कि चीन के बैंकों के एक संघ ने पाकिस्तान को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर के पुनः वित्त पोषण पर सहमति जताई है। कुछ ही दिनों पहले फ्रांस ने भी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था और G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान द्वारा लिए गए 10 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर के लोन को सस्पेंड कर दिया था। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान द्वारा लिए गए 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज को रोल ओवर कर दिया था, जो इस साल मार्च महीने में पाकिस्तान द्वारा चुकाया जाना था, और 2019 में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता की थी, जिससे कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो सके। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का ऐसा दूसरा देश है जो चीन के भारी निवेश और कर्ज के नीचे डूब रहा है। पूर्व में सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद के लिए 8 अरब अमेरिकी डॉलर देने की सहमति जता चुका है। 23 जून को हुए 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूर्ण परामर्श और आम सहमति से नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने पर चर्चा हुई। इसके चलते ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शिखर सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने भी समूह में शामिल होने में रुचि जताई थी। गौरतलब है कि इस साल आयोजित हुए वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की थी, जहां उसने ब्रिक्स ब्लॉक के विस्तार के मुद्दे को उठाया था। चीन ने उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को ब्रिक्स में रखने का प्रस्ताव रखा है। इनमें ईरान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इजराइल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक कई देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। बीते दिनों G7 समिट जर्मनी में आयोजित हुई। इस मौके पर PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया गया। इसका मकसद 2027 तक $600 बिलियन के फंड को मोबिलाइज करना है। इस फंड को सस्टेनेबल और गुणवत्ता वाले अवसंरचना प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। PGII को G7 की चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2021 में यूएसए ने G7 पार्टनर्स के साथ मिलकर B3W की अवधारणा लॉन्च की थी। B3W से मतलब है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसका मकसद विकासशील देशों में $40 ट्रिलियन के अवसंरचना गैप को खत्म करना था। PGII एक तरह से B3W का रीलॉन्च है। PGII को 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित बताया जा रहा है। इनमें पहला है जलवायु परिवर्तन से निपटना और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स, मसलन 5G और 6G। वहीं तीसरा है एडवांस जेंडर इक्वालिटी, लैंड इक्वालिटी, और चौथे में वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना की बात की गई है। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसकी बैठकों में शामिल होता है। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल केंद्र सरकार के अनुरोध पर 3 महीने तक अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि उन्हें इस पद पर साल 2017 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था।
अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 देश में अटॉर्नी जनरल के पद का प्रोविजन करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा शर्त है इस पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। इसके कामों की बात करें तो यह ऐसे कानूनी मसलों पर भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। साथ ही भारत सरकार की ओर से सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में या किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी मामले में जिसमें भारत सरकार का संबंध है उसमें वो उपस्थित होता है। इसके अलावा वह संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा सौंपे गए कामों के लिए जिम्मेदार है। अटॉर्नी जनरल के पास संसद के दोनों सदनों की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।